हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्वेल्थ फिजिक्स और अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर का नाम है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, अच्छे सवाल इससे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि नीट का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, मतलब नीट के जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी वीडियोस का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम एक चैप्टर नीट का लेंगे, फिर एक चैप्टर नीट वाले पुराने क्वेश्चंस का लेंगे और फिर एक चैप्टर जेई मेन वाले पुराने क्वेश्चंस का लेंगे। जेई मेन के वैसे हम पुराने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज 7 चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जेई मेन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और नीट में मिक्स लेवल होता है। ऐसा नहीं होता है कि सारे बहुत आसान होते हैं या सारे बहुत मुश्किल होते हैं, तो मिक्स लेवल है। मैं तो ये कहता हूँ कि जेई मेन वाले स्टूडेंट्स को नीट के सारे क्वेश्चन करने चाहिए और जेई मेन के भी सारे क्वेश्चन करने चाहिए, और नीट वाले स्टूडेंट को भी जेई मेन के और नीट के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब ये मैं एक ही लेवल पे मानता हूँ पेपर को, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे करो तो बेहतर है। तो शुरू करते हैं, चलो। आज अल्टरनेटिंग करंट को शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इससे शुरुआत करते हैं। देखो क्या कह रहा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जरा पढ़ते हैं क्या कहा है। इन्होंने दिया गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, स्टेटमेंट 1, पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं जरा क्या कह रहा है। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, a capacitor and a resistor connected in series with AC source when resonance occurs. ओके, इन्होंने कहा है कि जब AC सर्किट में इंडक्टर, लो जी इंडक्टर को देख लेते हैं, फिर कैपेसिटर और फिर रेजिस्टर। इसका मतलब ये कौन सा सर्किट हो गया? LCR सर्किट। उसके साथ हमने AC सोर्स को लगा दिया, LCR सर्किट इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर की जो डिसिपेटेड पावर होती है उसका फॉर्मूला याद करो क्या होता था। तो एलसीआर सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता था Vrms IRms इंटू कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू बच्चों आती थी Vrms IRms को जुका तो लिखा, कॉस फाई की वैल्यू होती थी R/Z। ठीक है, अब यहाँ पे Vrms IRms और R/Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सोचो जरा। तो इस सर्किट के अंदर जेड की वैल्यू होगी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू बन गई। ये इस सर्किट के अंदर AC सोर्स से खर्च होने वाली एवरेज पावर का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। इसके अंदर मैक्सिमम पावर, अब इस पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी सोच के बताओ जरा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम सर तब होगी, देखो IRMS और VRMS ये दोनों तो फिक्स हैं, इनमें तो कोई बदलाव है नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? कॉस फाई की सर। और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि ये 1 हो जाए? अब कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। ये 1 तब हो सकता है जब Z का वैल्यू R के बराबर हो जाए। ठीक है ना। अब Z की वैल्यू सर होती है अंडर रूट में R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये R कब हो सकता है, खुद सोचो। अगर ये R करना है आपको तो ये वाली जो टर्म है ये 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 होगी तो कब होगी? जब XL बराबर XC हो जाएगा। अगर XL और XC इक्वल हो गए तो ये आपस में देखो कट जाएंगे, XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो Z बराबर अंडर रूट में R² आ जाएगा और Z बराबर आ जाएगा R। ठीक है, ये ध्यान रखो। इस कंडीशन को कहते हैं जब XL और XC
आपस में इक्वल हो जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं रेजोनेंस। इस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस। इसका मतलब सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो गया, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो गई, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस फाई होता था सर आर बटे जेड, अब कॉस फाई आर बटे जेड की वैल्यू भी आर, आर से आर कट गया, तो कॉस फाई आ गया 1। लो जी ये आ गया। अब कॉस फाई 1 आ गया, तो जो पावर थी उसका फॉर्मूला होता था वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब ये वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है और इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। अब जब इसको 1 रखेंगे तो हमारी पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब हम cos फाई की वैल्यू को 1 रख रहे हैं, मतलब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो पावर भी हमारी मैक्सिमम हो रही है। और cos फाई मैक्सिमम कब हो रहा है? जब रेजोनेंस हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ो जरा, यही तो बोला उन्होंने बोला मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series with an AC source when resonance occurs। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया कि जब रेजोनेंस होगा सर्किट के अंदर तो उस टाइम पर जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। हमने इस बात को प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको कि जब रेजोनेंस हो रहा है, एक्सएल एक्ससी आपस में बराबर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे पावर उसकी मैक्सिमम आ रही है बच्चों। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो चुका है, स्टेटमेंट 2 को पढ़ो। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अच्छा एक काम करो, अब इन्होंने कहा है कि प्योर रजिस्टर है, मतलब अकेला अगर रजिस्टर लगा हो, देखो एसी सोर्स के साथ, लो जी प्योर रजिस्टर लगा हुआ है आर, अकेला एलसीआर सर्किट नहीं है इस बार, दूसरे स्टेटमेंट में उसने दिया है सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, तो अब इन्होंने कहा मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इसमें भी पावर मैक्सिमम हो रही है। चलो पहले इसमें पावर निकालो कितनी आएगी। सर पावर का तो वही फॉर्मूला है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब फाई कहाँ से लाए सर? यहाँ फाई के लिए आपके पास फॉर्मूला है क्या? कॉस फाई होता है, कॉस फाई होता है आर बटे जेड। अब सर जेड कहाँ से लाएं? तो जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो ना तो यहाँ पे एल लगा है ना सी लगा है, तो एक्सएल भी 0 हो गया, एक्सी भी 0 हो गया, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब आर, तो जेड की वैल्यू फिर से आर हो गई। ये जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ गया आर बटे आर, आर से आर कट गया, तो ये कितना आ गया 1। तो देखो फिर से पावर मैक्सिमम आ गई, वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई की वैल्यू हो गई 1, और यही कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है इनटू में 1, तो ये भी पावर मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर अकेला आर लगा है तो वो हमेशा मैक्सिमम पावर को डिसिपेट करेगा, मैक्सिमम पावर लेगा सोर्स से, अकेला आर लगा है। अच्छा, और अगर एलसीआर तीनों लगे हैं तो मैक्सिमम पावर तब आएगी जब रेजोनेंस हो जाएगा, एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को आपस में काट देंगे, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी या एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब पहले केस में रेजोनेंस था तब भी पावर मैक्सिमम आ रही थी, और अब अकेला आर लगा है तब भी पावर मैक्सिमम है। अब इसने ये भी कहा कि ये मैक्सिमम इसलिए हो रही है क्योंकि इसका जो जीरो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई की वैल्यू। अब खुद सोचो भाई, कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई है? 1। देखो यहाँ आर बटे जेड की वैल्यू कितनी आई है? 1 कॉस फाई। तो कॉस फाई 1 कब होता है? जब फाई 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, तो फाई की वैल्यू 0 है।
इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जब आर अकेला लगा होगा तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो इस वजह से उसके अंदर का जो पावर होगा, स्टेटमेंट 2 में ये बोला गया है कि जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया हमारा। देखो ये मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये फाई होता क्या था। फाई एक्चुअल में किस किस के बीच का एंगल होता था? ये होता था, देखो, वोल्टेज, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता था। अगर इस सर्किट की बात करोगे तो इसमें प्योर आर वाले सर्किट में, जिसमें अकेला आर लगा हो, इसमें वोल्टेज होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी और करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इनके बीच में देखो, साइन के अंदर यहाँ एंगल कितना है? ओमेगा टी, और इस साइन के अंदर भी एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस का मतलब इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस, इसे ही कहते हैं फाई, दोनों एंगल के बीच के डिफरेंस को। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, ये फेज डिफरेंस 0 आ गया। मतलब करंट के और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। तो ये 0 हो गया। तो यही इन्होंने बोला था, और हमने इसको दूसरे तरीके से भी आपको निकाल के दिखा दिया। देखो, हमने जेड की वैल्यू निकाली, कॉस फाई की वैल्यू होती है आर बटे जेड। जेड की वैल्यू यहाँ से आर आ गई, उसको उठा के यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। तो वहां से कॉस फाई की वैल्यू बच्चों 1 आ गई, और तो फाई 0 डिग्री आ गया, मतलब यहाँ का फेज डिफरेंस 0 आ गया। और यही इन्होंने स्टेटमेंट 2 में बोला था कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, इसलिए यहाँ सर्किट के अंदर की जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। तो हमने ये भी बता दिया आपको कि देखो, ये पावर मैक्सिमम इसलिए आई क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 आ चुकी थी। तो कॉस फाई 1 आ चुका था तो फाई 0 था, तो 0 फेज डिफरेंस पर पावर मैक्सिमम हो गई है बच्चों। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो अच्छा सवाल था, आसान था, कुछ ऐसा नहीं, अगर ये सारी बातें आपको पता होगी तो आसानी से कर लोगे। चलो अगले सवाल में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस सवाल में क्या कहा इन्होंने, पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इन्होंने कहा एन एसी सर्किट अंडरगोज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इफ इट कंटेन्स आइदर ए कैपेसिटर और एन इंडक्टर। अगर किसी एसी सर्किट में या तो इंडक्टर लगा है या फिर कैपेसिटर लगा है। तो एक सर्किट मैंने इंडक्टर का बना लिया और एक सर्किट मैंने कैपेसिटर का बना लिया। तो इसमें कहा है इन्होंने कि इन दोनों सर्किट्स के अंदर रेजोनेंस हो जाता है। देखो, रेजोनेंस के लिए बच्चों कंडीशन होती है कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर हो जाए, लेकिन वो दोनों एक ही सर्किट में लगे होने जरूरी है। मतलब ये आपका इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी दोनों एक ही सर्किट में लगेंगे, और जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाएगी तो तब बच्चों रेजोनेंस होगा। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग सर्किट में लगे हैं। अकेले अकेले सर्किट में लगने के बाद रेजोनेंस कभी नहीं हो सकता। तो ना तो पहले सर्किट में रेजोनेंस हो सकता, ना दूसरे सर्किट में रेजोनेंस हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि रेजोनेंस होने के लिए फाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। फाई की वैल्यू हमेशा 0। अब आप एक बात सोचो, अगर अकेले एक्सेल का आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो एक्सेल आएगा पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, करंट आएगा इधर, दोनों के बीच में देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो रेजोनेंस कैसे हो जाएगा? खत्म काम। अगर अकेला एक्सी लगा है तो एक्सी की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, करंट हो जाएगा इधर, करंट हमेशा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा। तो ये एंगल हो गया -π/2, ये फाई की वैल्यू हो गई आपकी। तो ये जो फाई की वैल्यू है, एक में आ रही है +π/2, एक में आ रही है -π/2। तो ना तो पहले सर्किट में रेजोनेंस हो रहा, ना दूसरे सर्किट में, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा 0 होनी चाहिए। तो अलग अलग सर्किट में रह के कभी इनमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो गया।
अब आओ जरा स्टेटमेंट 2 में। अब इन्होंने कहा एन एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर कैपेसिटर, फिर से एक ऐसा सर्किट बना रहे हैं जिसमें प्योर कैपेसिटर लगा है और प्योर इंडक्टर, फिर से ऐसे ही सर्किट बना रहे हैं। एक सर्किट ऐसा जिसमें कैपेसिटर लगा है, एक सर्किट ऐसा बनाया जिसमें प्योर इंडक्टर लगा है, ठीक है। और इसमें कहा है कि एन एसी सर्किट कंटेनिंग ए प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर कंज्यूम्स हाई पावर, ये हाई पावर को कंज्यूम करते हैं दोनों। चलो पावर का फॉर्मूला याद करो क्या होता था। तो सर पावर का फॉर्मूला होता था वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कॉस फाई। अब एक बात सोचो भाई साहब, कॉस फाई की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी? तो पहले वाले में देखो, ऊपर भी देखा था हमने, इसमें तो फाई की वैल्यू, अभी जो हम पीछे देख के आए यहाँ पे, इस वाले में तो फाई की वैल्यू आई थी प्लस 90 डिग्री और इस वाले में फाई की वैल्यू आई थी माइनस 90 डिग्री। अभी हम फेजर डायग्राम से देख के आए। अब 90 रखेंगे अगर हम इसमें, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो पावर हो गई 0। नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। कॉस फाई का वैल्यू आर बटे जेड होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है सर। देखो जब आप प्योर कैपेसिटर का सर्किट बना रहे हो तो उसमें आर नहीं है, आर की वैल्यू देखो इसमें 0 है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब आप प्योर इंडक्टर की सर्किट बना रहे हो तो इसमें भी आर की वैल्यू 0 है। तो जब हम यहाँ आर को 0 रखेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू दोनों केस में 0 आ जाएगी। पहले सर्किट के लिए कॉस फाई 0 है, दूसरे सर्किट के लिए भी कॉस फाई की वैल्यू 0 है। अब जब यहाँ कॉस फाई को 0 रखेंगे तो पावर पहले सर्किट में भी 0 आ जाएगी, दूसरे सर्किट में भी पावर 0 आ जाएगी। जबकि ये क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि पावर मैक्सिमम होगी। अरे भाई साहब पावर मैक्सिमम कहाँ, पावर तो मिनिमम हो गई 0, ये तो मिनिमम है पहले सर्किट में भी और दूसरे सर्किट में, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ठीक, तो ये फेजर डायग्राम वगैरह सब आपसे बनाने आने चाहिए, तब आप इसको आसानी से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस सवाल में क्या दिया है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट बोला है इन्होंने, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट इंक्रीजेस। चलो जी पहले एलसीआर सर्किट को बना लेते हैं, एल सी और आर। इसके साथ हम एसी सोर्स एक डायनोमा लगा देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है और इसकी फ्रीक्वेंसी को लगातार अब हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर का जो करंट चल रहा है, अब करंट की हम बात करते हैं तो करंट तो सर वैसे ही बदलता है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, हम इसके IRMS करंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर का जो करंट चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ बदलेगा, मतलब घटेगा कि बढ़ेगा? तो भाई साहब IRMS जो होगा वो इस सर्किट की जो VRMS होगी, वोल्टेज जो हमें डायनोमा से मिल रही है, इस AC सोर्स से मिल रही है, VRMS और बटे में Z के इक्वल होगा। ओम्स लॉ, सीधी सी बात है, सर्किट के अंदर का जो करंट होता है I बराबर V बटे R। R क्या है यहाँ पे? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको Z लिखते हैं हम AC में, तो V बटे Z। अब एक बात सोचो, फ्रीक्वेंसी के बदलने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? VRMS तो कांस्टेंट है, ये जो VRMS है ये तो कांस्टेंट है, इससे कितनी वोल्टेज मिल रही है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे VRMS का फॉर्मूला जो भी होगा, जो भी इक्वेशन होगी, तो VRMS उसकी फ्रीक्वेंसी से तो इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ बात डिपेंड नहीं करेगी। तो फिर डिपेंड किस पे करेगी सर? Z पे, Z पे डिपेंड करेगी। आप ये देखो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से Z पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, Z पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब Z क्या होता है फॉर्मूला,
तो जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। आर स्क्वायर एक्सएल को लिख सकते हो ओमेगा एल माइनस एक्सी को 1 बटे ओमेगा सी और पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। चलिए अब जरा z की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, निकालते हैं तो आर स्क्वायर ओमेगा कितना होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ माइनस 1 अपॉन इंटू में एल भी है, 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी पूरे का स्क्वायर बच्चों। ये जेड आ गया, ये इस सर्किट का जेड है। अब फ्रीक्वेंसी के बदलने के साथ ये किस तरह से बिहेव करता है, तो ये हम रेजोनेंस में पढ़ते हैं कि जब हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, देखो मान लो शुरू में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो सोचो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 रखी अगर आपने, तो ये तो 0 हो जाएगी टर्म, और ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जेड इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब जेड काफी बड़ा है जब फ्रीक्वेंसी 0 है। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को रखेंगे 1 2 3, तो जेड ना डिक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जेड। जैसे आप फ्रीक्वेंसी 1/2 रखोगे, 1/3 रखोगे, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी रखते चले जाओ तो जेड शुरुआत में डिक्रीज होगा बच्चों। तो जेड जो है वो डिक्रीज होगा, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये रेजोनेंस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जेड का जो ग्राफ है, शुरुआत में जेड काफी ज्यादा होता है 0 पर, और फिर उसके बाद जेड धीरे धीरे घटता है, घट के इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाता है, ऐसे ग्राफ होता है। तो जेड धीरे धीरे घटता है, घट के एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, जेड मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक। और वो मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब रेजोनेंस हो जाता है, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के इक्वल हो जाती है, मतलब ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपस में बराबर हो जाती है। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एफ 0 कह सकते हो आप इसको। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम हो जाता है। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 थी तब जेड मैक्सिमम था, और फिर धीरे धीरे घटा, और घटने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो अब सोचो करंट क्या हुआ होगा, तो भाई साहब करंट होता है IRMS बराबर VRMS और बटे में जेड। शुरुआत में जेड डिक्रीज हो रहा है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है, और जब जेड इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 देखो इन्होंने क्या बोला था, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो करंट इंक्रीज होता है। अब हमने वही किया, जब फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया तो जेड घटा, फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ी, फ्रीक्वेंसी ऐसे ग्राफ में देखो ऐसे जा रही है, तो जेड कम हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो जेड घटा, और जेड घटा तो करंट बढ़ा। तो अगर बीच में से जेड को हटा दें तो खुद सोचो, फ्रीक्वेंसी बढ़ी करंट बढ़ा। तो इन्होंने यही लिखा है कि जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और फिर घटेगा। हाँ वही बात है, क्योंकि शुरुआत में जेड घटा और घट के अपनी मिनिमम वैल्यू तक गया, और फिर उसके बाद जेड बढ़ा। जब जेड बढ़ा तो फिर करंट घटने लगेगा। तो इसका मतलब अगर करंट का ग्राफ बनाओगे आप तो उल्टा बनेगा। करंट का ग्राफ, उसमें पहले करंट जेड घटेगा तो करंट बढ़ेगा, फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर करंट घटेगा। तो ये है करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज हम रेजोनेंस में पढ़ते हैं, और ये करंट मैक्सिमम कब होता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है एफ नॉट, ठीक है। रेजोनेंस पे जब एक्सएल और एक्सआर आपस में बराबर हो जाते, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछा इन्होंने, इन
ए LCR सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एज रेजोनेंस इन वन इज 1। LCR सर्किट में जब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है रेजोनेंस पे, हाँ ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी एक सवाल किया था हमने इस पे। LCR सर्किट में पावर फैक्टर cos फाई होता है, आपको पता है, उसकी वैल्यू R/Z होती है, बिल्कुल। अब Z का वैल्यू कितनी होती है? Z का वैल्यू होती है सर √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब रेजोनेंस होगा तो XL और XC आपस में बराबर होंगे, XL से XC कट जाएगा तो Z की वैल्यू R आ जाएगी। Z की वैल्यू R उठा के यहाँ रख दो तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/R, R से R कट गया तो 1 आ गई। cos फाई को क्या कहते हैं हम? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और यही इन्होंने बोला था, देखो सेकंड स्टेटमेंट। LCR सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू रेजोनेंस पे 1 होती है। रेजोनेंस पे देखो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 आई है जब हमने इसको रेजोनेंस माना है। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है तो इस हिसाब से जो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 आ गए वो करेक्ट आ गए। अब देखो इनमें से कौन सा वो बैठ रहा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? एज पर द गिवन ग्राफ चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कर्व ए एंड बी। मतलब सीधी सी बात पूछे, ये दो कर्व है, एक कर्व ए एक है कर्व बी, तो ग्राफ से देख के पता लगाना है कि ये किसके ग्राफ है। इधर इम्पीडेंस मतलब जेड और इधर फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। तो भाई आपको एक सिंपल सी बात बताएं, इसमें इन्होंने दिया है ये एक्सी का ग्राफ है, एक्सएल का ग्राफ है या आर का ग्राफ है, इनमें से पूछा है। चलो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ये दे रखा है कि पहला ग्राफ एक्सी का है और बी आर का ग्राफ है, या दूसरे ऑप्शन में पहला ग्राफ ए जो है एक्सएल का है, ये भी। तो यार ये तो साफ है, हमें याद होना चाहिए इतना। तो देखो एक्सएल की वैल्यू होती थी ओमेगा इंटू एल। अगर आप एक्सएल की बात करोगे तो एक्सएल जो है ना, अगर खुद सोचो, ये तो सर पर इन्होंने तो ये इम्पीडेंस दिया है, एक्सएल का ग्राफ बनाया ही नहीं इन्होंने, तो जेड का बनाया। एक बात तो सोचो, जब अकेला इंडक्टर लगा हुआ होगा एसी सोर्स के साथ, तो उसमें जो जेड की वैल्यू होगी वो एक्सएल की वैल्यू होगी। मतलब वहां पे जेड की वैल्यू एक्सएल के बराबर हो, क्योंकि अकेला लगा हुआ है। तो जेड का फॉर्मूला होता क्या? देखो जेड का फॉर्मूला होता है √में R² प्लस एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर। अब जब अकेला इंडक्टर लगा है तो R 0 है और XC भी 0 है, तो फिर तो बचा बस XL। तो √में XL का स्क्वायर, और XL का स्क्वायर का √, करेंगे तो XL आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू XL आ गई। तो ये याद रखो कि जब अकेला इंडक्टर लगा होता है तो जेड की वैल्यू XL के बराबर होती है, जब अकेला कैपेसिटर लगा होता है तो जेड की वैल्यू XC के बराबर होती है, जब अकेला R लगा होता है तो जेड की वैल्यू R के बराबर होती है। और दो लगे हों तो सर, तो फिर जेड की वैल्यू इससे निकलेगी। जो नहीं होगा उसे 0 रख दो इस फॉर्मूले में, जो ना हो उसे 0 रख दो इस फॉर्मूले में। बस ये याद रखो, जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो सर इन्होंने पूछा है XC तो है रिएक्टेंस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट कनेक्टेड, मतलब केवल उसमें कैपेसिटर लगा है, XC तो वो बता रहा है आपको। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम सर्किट बना रहे हैं तो इसमें हमें एक ग्राफ बनाना है जेड का। तो देखो जब अकेला इंडक्टर लगा होगा तो जेड की वैल्यू होगी XL के बराबर, और XL होता है ओमेगा इंटू एल। तो क्या मैं यहां से जेड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा कह दूं? हाँ सर, ओमेगा से क्या फर्क पड़ेगा? ओमेगा होता है 2πf, तो जेड प्रोपोर्शनल टू एफ कह दूं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, 2π तो कांस्टेंट है, तो जेड एफ के प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जेड का और एफ का सर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो ये ग्राफ तो हो गया जेड बराबर एक्सएल का। तो ये जो दूसरा ग्राफ है ये वाला बी वाला, ये तो एक्सएल का है। इसमें से ऑप्शन ढूंढो, बी वाला ग्राफ एक्सएल का है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। और तो देखो बी में आर का ग्राफ और किसी में तो कुछ दिया ही नहीं, मतलब बी वाला एक्सएल का ग्राफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। चलो फिर भी दूसरा अगर जानना चाहते हो आप दूसरा ग्राफ, तो सर ये जो दूसरा ग्राफ है, अब मान लो मैं एक्ससी का ग्राफ बनाने लगूं, एक्ससी अगर अकेला कैपेसिटर लगा होगा तो जेड की वैल्यू एक्ससी के बराबर होगी। एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो जेड प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा है। 1/ओमेगा का ग्राफ कैसे बनता है, वो बनता है इस तरह से, इधर जेड इधर ओमेगा, ओमेगा की जगह एफ भी हो सकता है, जेड प्रोपोर्शनल टू 1/एफ, तो इधर एफ। तो ये एक्स सी का ग्राफ है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ हो गया एक्स सी का। तो ए वाला कर्व एक्स सी का और बी वाला एक्सएल का, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको ये ग्राफ वगैरह सब चीजें याद होनी चाहिए, बढ़िया से पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छे से कर पाओगे, इस पूरी नॉलेज होगी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें इन्होंने कहा है ए कॉइल हैज इंडक्टेंस 2 हेनरी, एक कॉइल है उसका 2 हेनरी का इंडक्टेंस है और उसी के अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कॉइल के अंदर ही। उसे 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा कि एसी से कनेक्ट किया है, तो जब एसी नहीं बोला तो हम तो बैटरी से मानेंगे, बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दी। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर बतानी है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी व्हेन आफ्टर द करंट हैज बिल्ट अप इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। ये क्या वर्ड है भाई, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, या कह लो स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब आपने इस सर्किट का स्विच ऑन किया उसके थोड़ी देर बाद या काफी टाइम बाद, ऐसे कह लो। तो स्टेडी स्टेट जब इसमें मैक्सिमम करंट पहुंच चुका होगा सर्किट में, उस टाइम पे इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है ये बताना है। तो भाई साहब एक बात बताओ, पहले तो इसमें करंट चलेगा कितना, तो इसमें मैक्सिमम करंट होगा कितना, तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 10 वोल्ट और इस कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये इससे काटा तो 5 एम्पियर का करंट इसके अंदर जाएगा। अब जब इसमें ये 5 एम्पियर का करंट एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा धीरे धीरे कैसे सर, 1-2 घंटे में बढ़ेगा? नहीं, बढ़ तो बहुत जल्दी जाता है, मतलब कुछ मिली सेकंड में बढ़ जाता है। हमारे लिए तो वो समय बहुत कम है, वो टाइम बहुत कम है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर करें तो हम यही कहेंगे कि करंट उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो करंट बढ़ के 5 एम्पियर हो गया। तो जब वो 5 एम्पियर हो गया, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू। इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू कह लो या स्टेडी स्टेट भी कह सकते हो आप। जब इस सर्किट में करंट मैक्सिमम पहुंच गया तो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद आपको बताना है इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। तो भाई साहब किसी भी इंडक्टर के अंदर अगर आई करंट हो गया और एल उसका इंडक्टेंस है, तो उसके अंदर की स्टोर एनर्जी जो होती है ई, वो होती है ½ LI²। स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद हाफ एल की वैल्यू 2 हेनरी, आई कितना है इसके अंदर का करंट, तो 5 का स्क्वायर, तो 2 हेनरी 2 ओम और 10 वोल्ट, बिल्कुल सही है सारी चीजें, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 25 जूल। ठीक है ना, तो 25 जूल आ गए। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 25 जूल, मतलब 25 जूल। अब यहाँ पे क्या रखें, ये तो सर जूल में 10⁻⁻² दे रखा, अगर इसे 10⁻² बनाना है तो 2500 इंटू 10⁻² जूल, तो यहाँ पे 2500 आपको रखना पड़ेगा। अब ये आंसर जो है वो एनटीए ने गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जिस बुक से मैंने इसको लिया है, इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंटिंग है।
यहाँ पे कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, जबकि एनटीए ने इसको दिया था 4 ओम। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे रखते तो आंसर 2500 के बजाय यही आंसर 625 आता। ये एक्चुअल में इसका आंसर होता सही। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 2 ओम दिया है तो हमने इसको 2 ओम से ही सॉल्व किया है। तो अगर 2 ओम से सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग एरर है, मैंने इसको चेक कर लिया है। पेपर में जो आया था वो यहाँ 2 ओम की जगह 4 ओम आया था, इसलिए 4 ओम से करोगे तो इसका जो आंसर एनटीए जो देगा वो 625 और हमारा भी आंसर वही आएगा। लेकिन इसके 2 ओम देने की वजह से हमारा आंसर इसका जो आ रहा है वो 2500। तो गलत कोई सा नहीं है। 2 ओम से किया तो जो हमने निकाला है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन अगर इसको सही करके करोगे 4 ओम से करोगे तो तब इसका आंसर 625 आ जाएगा। बिल्कुल सेम यही होगा, बस यहाँ आर की जगह ये रेजिस्टेंस है, ये जो 2 है 2 की जगह यहाँ 4 ओम हो जाएगा। उससे ये करंट 2.5 एम्पियर आ जाएगा और जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो आंसर 625 आ जाएगा। तो टेंशन कुछ नहीं लेनी है आपको। अगर किसी पेपर में ये लगे कि सर ये तो 625 दे रखा, आपने सॉल्व करा के 2500 कर दिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और आपकी भी कोई गलती नहीं है। उसमें ये मिसप्रिंटिंग एरर है, जिस बुक से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है उसमें ही ये गलत दिया हुआ था, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे गलत नहीं है ये, अगर ये 2 मान के करोगे तो सही आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। आप इसको 4 मान के कर दो, तो 4 मान के कर दोगे तो यहाँ से इसका आंसर जो है वही आ जाएगा जो वहां पे एनटीए ने दिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों में से किसी में कोई गलत नहीं है, गलत नहीं कह सकते इसको, बस मिसप्रिंटिंग एरर है। हमने तो वही किया जो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिला था, उसको सही मानते हुए किया है हमने, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। 4 ओम से कर लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर जो उन्होंने दिया है वही वाला आ जाएगा। चलिए अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे सवाल थे, इस तरीके के सवाल की प्रैक्टिस करो, आपका दिमाग खुलेगा, आपके कंसेप्ट खुलेंगे, आपको पता चलेगा आपने कितना अच्छे से पढ़ा, कितना अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है सब कुछ कर देना, और कमेंट वमेंट जो भी है तो करके जाया करो यार, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।